जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी सकुशल होंगे। हम लोग हिंदी के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे और हिंदी में पद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पद के अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और साथ में लिंग, वचन और साथ में वाच्य और काल वाला जो भेद था वो हम लोगों ने संपन्न कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम होगा अव्यय, उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि अव्यय होता क्या है, अव्यय के भेद क्या होते और अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से पद सम्मिलित किए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते आज के इस टॉपिक के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं क्या, अव्यय के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि अव्यय क्या होता है। यदि मैं अव्यय की बात करता हूँ तो ऐसे शब्द को हम लोग अव्यय कहेंगे जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय किसको कहेंगे? ऐसे शब्द या पद जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन संभव ना हो, अर्थात अविकारी पद हो। कैसा पद हो? उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अव्यय की क्या परिभाषा। अव्यय क्या होता है? तो ऐसे शब्द या पद जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन संभव ना हो, अर्थात वह पद अविकारी पद होता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। ये तो हुई अव्यय की परिभाषा। अर्थात हम लोगों ने जब शब्द पढ़ा था तो शब्द में दो प्रमुख भेद देखे थे, एक विकारी और एक क्या, अविकारी। तो ये जो अव्यय होता है, अव्यय किस प्रकार का भेद होता है? तो हम लोग कहेंगे एक प्रकार का अविकारी पद होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो ये हो गया अव्यय की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे अव्यय के अगर भेद की बात की जाती है तो अव्यय के भेद क्या क्या होते हैं। यदि अव्यय के भेद की बात की जाती है तो अव्यय के भेद के अंतर्गत हम लोग रखते क्रिया विशेषण को, क्रिया विशेषण अव्यय। लेकिन समस्त क्रिया विशेषण अव्यय हो ये संभव नहीं है। इसके अलावा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, तृतीय समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय और साथ में निपात। ठीक है, तो निपात भी एक प्रकार के अव्यय होते हैं। वैसे तो मूल रूप से क्या होते हैं, आपके चार भेद होते हैं। क्या क्या? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और एक अंतिम हम लोग देखते जो
निपात होता है, ठीक है था ना, क्या होता है, निपात। निपात भी, निपात हम लोग उनको कहते हैं जिसका कोई लिंग नहीं होता, कोई वचन नहीं होता, तो ये भी एक प्रकार के क्या आते हैं, अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक। साथ में हम लोग देखते एक जाने माने व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा के संदर्भ में और अव्यय के संदर्भ में एक परिभाषा दी है कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी। क्या नाम था, पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ये लिखते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है, अंग्रेजी के जो क्रिया विशेषण होता है, माना कि समस्त इनके जो अनुसार क्या कहा गया, समस्त क्रिया विशेषण समस्त क्रिया विशेषण अव्यय हो यह उचित नहीं है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण अव्यय होता है लेकिन समस्त क्रिया विशेषण अव्यय हो यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। तो क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण प्रायः होते तो अव्यय, लेकिन समस्त क्रिया विशेषण अव्यय हो यह संभव नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे क्रिया विशेषण किस में आते हो, ये में आते, लेकिन समस्त क्रिया विशेषण अव्यय हो ये संभव नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित जो अव्यय होते हैं वो क्रिया की विशेषता नहीं बताते, तो हम लोग कुछ चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। निम्न अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बतलाते। कौन कौन से ऐसे विशेषण होते, अव्यय होते जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, समस्त अवयवों को क्रिया विशेषण मान लेना उचित नहीं है, ठीक है। समस्त अवयवों को क्रिया विशेषण मान लेना क्या नहीं है, उचित नहीं है। ये पॉइंट और आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवयव होते हैं जो क्रिया विशेषण की भांति प्रयोग में नहीं आते हैं। यदि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो कालवाचक अवयव कौन सा होता है, कालवाचक अवयव। जो कालवाचक अवयव होता है ये प्राय मुख्य रूप से समय का क्या कराते, बोध कराने का कार्य करते, जैसे आज, कल, तुरंत, ऐसे शब्द। तो आज हो गया, कल हो गया, तुरंत हो गया, परसों हो गया। ये जो शब्द होंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे, कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आते, अर्थात समय के बारे में, काल के बारे में आप लोगों को बोध कराने का कार्य करते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते कालवाचक अव्यय के अलावा जो दूसरा भेद होता है कालवाचक अव्यय के अलावा, वो प्रमुख भेद है क्या, स्थानवाचक अव्यय। कौन सा होता है, स्थानवाचक अव्यय। अब स्थानवाचक अव्यय क्या होता है, अर्थात स्थानवाचक अव्यय वह अव्यय होता है जो स्थान का क्या कराता है, बोध कराता है।
स्थान का बोध का क्या कराता है, जैसे वहाँ कोई नहीं है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ये जो शब्द होते तो क्या क्या, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ठीक है। ये जो शब्द होते क्या क्या, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये जो शब्द होते स्थानवाचक अव्यय के रूप में प्रयोग में लाए जाते। तो पहला भेद देखा अपन ने कालवाचक अव्यय के रूप में, और दूसरा देखा स्थानवाचक अव्यय के रूप में। ये ऐसे अव्यय होते जो क्रिया विशेषण की भांति प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। दूसरे हम लोग बात करते, सेकंड अगर हम लोग बात करते तो एक होता दिशावाचक अव्यय। क्या होता है, दिशावाचक अव्यय। तो तीसरा भेद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दिशावाचक अव्यय। अब दिशावाचक अव्यय क्या होता है, जो आप लोगों को दिशा का बोध कराता है। अब दिशा का बोध कैसे कराता है, जैसे मैं बोलता हूं कि ऊपर गया, नीचे, इधर, उधर, तो हम लोग बोलते हैं ऊपर, नीचे, इधर, उधर। ये जो शब्द होते हैं ये शब्द प्रायः दिशावाचक अव्यय के रूप में क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। किस रूप में, दिशावाचक अव्यय के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला भेद होता है स्थितिवाचक। कौन सा अव्यय होता है, स्थितिवाचक अव्यय। यदि स्थितिवाचक अव्यय की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थितिवाचक अव्यय के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं जो पोजीशन के बारे में बताता है, अर्थात हम लोग कहाँ पर है, तो हम लोग तले हैं, सामने है ना, बगल में है, तो हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बगल शब्द का, सामने शब्द का, ओके। साथ में हम कहाँ पे, ऊपर है, ऊपर शब्द का, तो ऊपर दिशावाचक में भी आता हो, स्थितिवाचक में भी आता है। नीचे शब्द का, ये दोनों जगह रखे जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्थितिवाचक अव्यय के रूप में हम लोग जानते हैं। स्थिति के बाद में ये चार प्रमुख भेद हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं, अव्यय होते जो क्रिया विशेषण की भांति प्रयोग में नहीं लाए जाते। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे शुरुआत करते अव्यय के जो भेद है, उन भेदों के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते क्रिया विशेषण के बारे में। तो पहला भेद हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। क्या देखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। यदि क्रिया विशेषण अव्यय की बात की जाती है तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द के द्वारा क्रिया की या क्रिया विशेषण की क्या प्रकट हो, विशेषता प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। जिस शब्द के द्वारा क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता क्या हो, प्रकट हो, उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। यदि क्रिया विशेषण के संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे अगर मैं कहता कि राम धीरे धीरे क्या करता है, खाता है, राम धीरे धीरे खाता है,
तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्या है, एक क्रिया विशेषण है। हम लोग कहते राम तेज तेज बोलता है। तो यहाँ पे तेज तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण की भांति प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद के संदर्भ में। तो क्रिया विशेषण के भेद क्या क्या होते हैं, जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, यदि क्रिया विशेषण के भेद की बात की जाती है तो क्रिया विशेषण के प्राय 3 आधार पर भेद बताए जाते हैं। कितने आधार पर, 3 आधार पर। पहला आधार हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है। दूसरा भेद हम लोग देखेंगे रूप के आधार पर। किसके आधार पर, रूप के आधार पर। तीसरा हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो बताओ जरा, क्रिया विशेषण को हम लोग कितने आधार पर विभक्त कर सकते हैं, 3 आधार पर। किस किस आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और एक क्या, अर्थ के आधार पर। यदि प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर इसको हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है साधारण, साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आप लोगों का संयोजक और तीसरा होता है अनुबद्ध। संयोजक और तीसरा क्या होता है, अनुबद्ध। तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है मूल रूप क्रिया विशेषण, दूसरा आता है यौगिक रूप क्रिया विशेषण और तृतीय होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। तीसरा भेद कौन सा होता है, स्थानीय तो कितने भेद होते हैं, 3। क्या क्या, मूल रूप क्रिया विशेषण, यौगिक रूप क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण के रूप में। यदि अर्थ के आधार पर बात करते हैं तो परिमाणवाचक और रीतिवाचक 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमाणवाचक और दूसरा होता है क्या, रीतिवाचक। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 क्या, परिमाणवाचक और नंबर 2 क्या, रीतिवाचक। यदि परिमाणवाचक के बारे में बात करते हैं तो परिमाणवाचक भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये आपको अलग अलग भेद बताएंगे। जैसे एक होता है अधिकता बोधक, एक होता है क्या, अधिकता बोधक। दूसरा होता है न्यूनता बोधक। अधिकता बोधक
न्यूनता बोधक। इसके अलावा पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, श्रोणीवाचक। श्रोणीवाचक, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण के कुल क्या हो गए, भेद हो गए। आशा इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार पुनः देखते हैं, क्रिया विशेषण को हम लोग कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्रिया विशेषण को हम लोग 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 क्या, प्रयोग के आधार पर। नंबर 2 क्या, रूप के आधार पर। और नंबर 3 क्या, अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3, साधारण, संयोजक और एक क्या होता है, अनुबद्ध। रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3, मूल रूप, यौगिक रूप और स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, एक होता है क्या, रीतिवाचक और एक क्या होता है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक को हम लोग पुनः क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। क्या क्या, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलना बोधक, श्रोणीवाचक और पर्याप्ति बोधक। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो हो गया क्रिया विशेषण के क्या हो गए, भेद हो गए। अब इनके हम लोग एक एक के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी हम लोग यहाँ पर अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करते क्रिया विशेषण के भेद के बारे में, तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3, साधारण, संयोजक और एक क्या आता है, अनुबद्ध। तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग क्या होता हो, स्वतंत्र रूप से होता हो। कैसे होता हो, स्वतंत्र रूप से होता हो, ओके। और साथ में जो क्रिया की विशेषता बतलाने का कार्य करता हूं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण क्रिया विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, साधारण क्रिया विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। तो इन शब्दों में जो क्रिया विशेषण प्रयोग में लाए गए हैं वो किस प्रकार के, तो साधारण क्रिया विशेषण हैं, ठीक है। हाय, अब मैं क्या करूं, ठीक है। हाय, अब मैं क्या करूं, इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, तो साधारण क्रिया विशेषण होगा। यदि हम लोग संयोजक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संयोजक की बात करते हैं, तो संयोजक में क्या, जैसे जहां, वहां, ये जो क्रिया विशेषण होता है ये संयोजक की भांति प्रयोग में लाया जाता है। तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग उपवाक्य के रूप में किया जाता हो, एक मुख्य वाक्य होता है और एक क्या होता है, उपवाक्य होता है। तो जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अर्थात एक मुख्य वाक्य और एक क्या उपवाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता हो, वहां पे प्रयोग में आने वाला जो क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है, संयोजक होता है। जैसे अगर उदाहरण बोलते, जब रोहित ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूं। तो जब जो है ना, जब रोहित ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूं, तो ये जो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक तो जब वाला और एक क्या, तो वाला। ये जो शब्द होगा, ये शब्द क्या होंगे आप लोगों के, संयोजक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे जहां जहां श्याम है, जहां जहां राम है, जहां जहां राम है वहां वहां सीता है। तो जहां जहां वहां वहां ये जो शब्द होंगे ये क्या बतलाएंगे आपको, संयोजक की भांति प्रयोग में लाए जाएंगे। और तृतीय होगा अनुबद्ध की। अगर हम लोग बात करते तो अनुबद्ध का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, जिन क्रिया विशेषणों के प्रयोग अवधारण निश्चय के लिए किया जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये तो किसी ने धोखा ही दिया है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। यह तो किसी ने धोखा ही दिया है,
मैंने तो उसे देखा ही नहीं। मैंने तो, ये जो तो शब्द होगा ये अनुबद्ध की भांति क्या होगा, प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, आशा यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं रूप के अध्यापक क्रिया विशेषण के बारे में। तो रूप के अध्यापक कितने प्रकार होते हैं, 3, मूल, यौगिक और एक क्या होता है, स्थानीय। यदि हम लोग मूल क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मूल क्रिया विशेषण में क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ठीक ठीक, है ना, दूर दूर, तो ऐसे जो शब्द होते ठीक होता है, ठीक ठीक, दूर दूर होता है। ओके, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जो ठीक शब्द हो गया, दूर शब्द हो गया, है ना, इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, मूल क्रिया विशेषण के रूप में हम लोग जानेंगे। अचानक, फिर, नहीं, ये सारे शब्द मूल क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक क्या होंगे, जब द्विरुक्ति शब्द होते हैं, द्विरुक्ति शब्दों के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं दिन दिन, घर घर, रात रात, दिन रात, ओके, एक एक, ठीक ठीक, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, कहाँ कहाँ, ओके, ऐसे सारे के सारे शब्द किस में आते, यौगिक रूप में आते। तो इसमें क्या आएगा, द्विरुक्ति शब्द, मतलब रिपीट हो रहा है, कोई भी शब्द क्या हो रहा है, या तो संज्ञा शब्द रिपीट हो रहे, संज्ञा के साथ पे विशेषण रिपीट हो रहा है ना, एक यौगिक के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चाय वाय बोलते, इधर उधर बोलते, यहाँ वहाँ बोलते, ये जो शब्द होते ये किस में आते, यौगिक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात द्विरुक्ति शब्द कहलाते और एक प्रकार के विशेषण माने जाते हैं, क्रिया विशेषण माने जाते हैं। तृतीय होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना किसी रूपांतरण के, जो बिना किसी रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हो, ऐसे शब्दों को या ऐसे क्रिया विशेषणों को स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वह अपना सिर पड़ेगा, ठीक है ना, वह अपना सिर पड़ेगा, तो जो सिर शब्द है वह अपना सिर पकड़ेगा, ऐसा कर लो। ये किस रूप में प्रयोग में लाया गया है, तो यह स्थानीय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो ये 3 भेद इसके आधार पर होते हैं। आप देखते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2। एक होता परिमाणवाचक और एक क्या होता है, रीतिवाचक। ठीक है, एक क्या परिमाणवाचक और एक क्या होता है, रीतिवाचक। यदि परिमाणवाचक की बात करते तो इसमें एक होता है अधिकता बोधक, जो अधिकता का बोध कराता है। अधिकता का बोध कैसे कराता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत, तेज, बड़ा, बिल्कुल, साथ में क्या, सर्वता, खूब, ये जो शब्द होते ये अधिकता बोधक का बोध कराते। तो हम लोग कहेंगे क्या, बड़ा, बहुत, अधिक, तेज, ये शब्द किस में आ जाएंगे, अधिकता बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। न्यूनता बोधक की बात करते तो हम लोग बोलते जैसे कुछ, लगभग, थोड़ा, ये शब्द का प्रयोग करते। तो ये किस में आ जाते हैं आपके, ये शब्द आते हैं किसमें, न्यूनता बोधक में। अगर हम लोग तुलना बोधक की बात करते हैं तो तुलना बोधक में कौन आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि राम से अधिक सुंदर ये है, राम से कम सुंदर ये है, तो हम लोग बोलते हैं अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। राम से कम सुंदर है, राम से ज़्यादा सुंदर है ना, ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुलना का बोध कराते हैं। तीसरा अगला भेद है श्रोणी बोधक। यदि श्रोणी बोधक की बोलते तो श्रोणी वाचक कहे तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, रे मना थोड़ा सब कुछ होए, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ, ये शब्द किस में आते, श्रोणी वाचक के अंतर्गत आते हैं। और अगला क्या है, पर्याप्ति वाचक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्याप्ति बोधक में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हाँ केवल इतना पर्याप्त है, बस
करो यार, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। तो केवल, बस, काफी, यथेष्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो केवल हो गया, काफी हो गया, यथेष्ट हो गया। ये शब्द किस में आते हैं? तो ये आते किसमें? पर्याप्ति बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक अब अंतिम बचा कौन सा? रीतिवाचक अव्यय के रूप में। अब रीतिवाचक अव्यय भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार से होते हैं, जरा देख लेते हैं। रीतिवाचक अव्यय, यदि रीतिवाचक अव्यय की बात की जाती है तो रीतिवाचक अव्यय को हम लोग कैसे कहेंगे? इस क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की तरह बहुत अधिक होती है और ऐसे क्रिया विशेषण निम्नलिखित अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कहेंगे, एक होता है प्रकार, क्या? प्रकार के रूप में, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, जो प्रकार बतलाने में काम आते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे। ठीक है, ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं। ये शब्द किस में जाते? सारे के सारे प्रकार वाले भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं निश्चय, जो निश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे अवश्य, अवश्य करे, ये काम जरूर, ये काम अवश्य करे। साथ में हम लोग बोलते हैं ये काम सही सही किया, हम बोलते हैं ना सही। सचमुच, सचमुच तुम हंसे, या सचमुच तुम पागल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ में निसंदेह, निसंदेह चले जाओ, हम लोग शब्द बोलते हैं निसंदेह। बेधड़क चले जाओ, बेधड़क। ठीक है, ऐसे शब्द निश्चय के अंतर्गत आते। निश्चय के अलावा अनिश्चय, हम लोग बोलते हैं ना कदाचित ऐसा काम मत करना, कदाचित वहाँ मत जाना, कदाचित नहीं जाना। कदाचित के अलावा हम लोग बोलते हैं शायद, है ना, गया होगा, शायद आया होगा, शायद आया हूँ, शायद रोया हो, शायद धोया हो। ठीक है, शायद पड़ा हो, यथासंभव पड़ा हो, यथासंभव आया हो, यथासंभव आऊँगा। ठीक है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये अनिश्चितता का बोध कराते। अनिश्चय के अलावा अगर हम लोग देखते हैं, अनिश्चय वाचक के अलावा स्वीकार वाचक, जो स्वीकृति का बोध कराते हैं। हाँ बोलते हैं ना, हाँ स्वीकार वाचक में, जी बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ, जी, बिल्कुल, ये शब्द किसके बारे में बोध कराते हैं? स्वीकृति का बोध कराते हैं। और एक होता है कारणवाचक, क्या होता है? कारण वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी रीजन बताते, अगर किसी भी काम के लिए कोई भी कारण बताते, जैसे इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे उसकी माताजी बीमार पड़ी थी, तो हम लोग बोलते हैं ना इसलिए। ये क्या बताता है? कारण का बोध कराता है, इसलिए। इसलिए के अलावा हम लोग देखते हैं क्यों, क्यों गया, क्यों आया, ये कारण का बोध कराते हैं। तो कारण में क्या आ जाएगा? इसलिए, एंड क्या? क्यों। इसके अलावा निषेध की बात करते थे, जो अर्थात नकारात्मकता का बोध कराते, निषेधवाचक, ना, नहीं। ठीक है, ना और क्या? नहीं, मत,
ये जो शब्द होंगे ये किसका बोध कराएंगे? निषेध का बोध कराएंगे। और इसके अलावा एक और भेद हम लोग देखेंगे, अवधारणात्मक। अवधारण ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यदि अवधारण की बात की जाती है तो अवधारण के अंतर्गत हम लोग बोलते हैं ना, राम बाजार गया तो ही वहाँ आया, है ना। राम ने पढ़ा तो ही वहाँ गया, तो ही भी, तुम भी बड़े मस्तीखोर हो या तुम भी बड़े पढ़ाकू हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हम लोग। मात्र 2 घंटे पढ़े या मात्र 3 लोग आए, हम लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करते। तो ये आपको अवधारण के बारे में बोध कराते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, ये क्रिया विशेषण देखे। अभी इसके अलावा समुच्चय बोधक, है ना, संयोजक और साथ में निपात आदि भेद और आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, ये अव्यय का क्या था, एक छोटा सा पहला भाग था। सेकंड पार्ट हम लोग क्या करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।